सोसाइटी या थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो आप इसमें हेडिंग डाल लीजिए पहले तो कल से आगे थियोसॉफिकल सोसाइटी, है ना। हिंदी अंग्रेजी में नेम नेम ही है तो सेम रहेगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफी होती क्या है, या थायोसॉफी किसे कहते हैं? देखो, थायोसॉफी का हिंदी में मतलब है रहस्यवादी ज्ञान, है ना। ऐसी नॉलेज जिसमें जो प्रकृति में छुपे हुए रहस्यों को देती है, रहस्यों को बताती है, उसे हम लोग थियोसॉफी कहते हैं। प्रकृति में रहस्यों को बताने वाले ज्ञान को थियोसॉफी कहते हैं। देखो, पहले से ही पश्चिम के लोग ये मानते थे कि जो पूर्व का ज्ञान है वो बड़ा रहस्यवादी है। जैसे हमारे यहाँ पर चमत्कार, चमत्कारों की जो बात है वो ज्यादा होती थी। चमत्कारिक पुरुष भी थे, उनका जिक्र भी है, देखने को मिलता है। और उन सब का अध्ययन करते थे ये लोग। तो ये पूर्वी दुनिया को रहस्यवादी दुनिया ही कहते थे, इसलिए इसलिए वहां का ज्ञान रहस्यवाद है। जैसे चमत्कार किस तरीके से होते हैं, क्या होते हैं, इनके पीछे क्या छुपा हुआ है, कौन सा विज्ञान छुपा हुआ है, या ऐसा कौन सा गूढ़ ज्ञान है जिससे चमत्कारों को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, इसको हम लोग थियोसॉफिकल स्टडी कहते हैं या थायोसॉफिकल स्टडी कहते हैं। पश्चिम में पहले से ही ये बात थी, भारतीय ज्ञान के लिए या एशियन नॉलेज के लिए। तो इसी क्रम में मैडम ब्लावस्की और कर्नल ऑलकॉट, ये दो लोग थे, इन्होंने 1875 में न्यूयॉर्क में एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम थियोसॉफिकल सोसाइटी रखा। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि पूर्व की दुनिया के रहस्यवाद को समझना, जादू, टोने, चमत्कार, रिलीजन के पीछे छिपा हुआ विज्ञान, इस सब को समझना, गूढ़ रहस्यों को समझना, ये मानते थे। और उसका केंद्र भी ये मानते थे हिंदुइज्म को। इनका मानना ये था कि अगर सबसे बड़ा कोई रहस्यवादी ज्ञान अगर किसी धर्म में छुपा हुआ है या उसकी एक कहीं पराकाष्ठा मिलती है आपको, तो दैट इज इन हिंदुइज्म। तो इनका ऑब्जेक्टिव भी था कि हिंदुइज्म को आधार मानकर उसको समझा जाना चाहिए। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो इसलिए इन दोनों ने न्यूयॉर्क में ये स्टैब्लिश किया 1875 में, और फिर 1886 में ये इंडिया आ गए। इंडिया में इन्होंने मद्रास के अदयार में अपना हेडक्वार्टर बनाया, हेडक्वार्टर को स्थापित किया अदयार में, और वहां से ये अपना काम चलाने लगे। 1888 में एनी बेसेंट जो थी वो इसकी सदस्य बनी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, और बाद में शायद 1893 में वो इंडिया आई। और बाद में जब कर्नल ऑलकॉट की डेथ हो गई शायद 1907 में, उस समय ये इसकी अध्यक्षा बनी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। ऑब्जेक्टिव इसका सोसाइटी का यही था कि जो भारतीय इंडियन रिलीजन है, विशेष तौर पर हिंदुइज्म, उसको स्टडी करना, उसकी बारीकियों को समझना और उसका फिर आगे प्रसार करना, एक्सपेंशन करना, विशेष तौर पर यूरोपीय समाजों में या पश्चिमी दुनिया में। लेकिन जब ये भारत आई, चूंकि ये आयरिश मूल की महिला थी एनी बेसेंट, और आयरलैंड भी अंग्रेजों के खिलाफ कॉलोनियल स्ट्रगल कर रहा था उस समय, तो इनका झुकाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ भी हो गया। और बाद में एनी बेसेंट कांग्रेस की एक इंपॉर्टेंट सदस्य भी बनी, बाल गंगाधर तिलक की एक बहुत अच्छी दोस्त थी। दोनों ने मिलकर होम रूल मूवमेंट चलाया, उसी तरीके से आगे। तो जहां पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई रिलीजियस थियोसॉफीज को समझने के लिए, बाद में यह आंदोलन फिर नेशनल मूवमेंट से जुड़ गया। लेकिन गांधी के आने के बाद, क्योंकि एनी बेसेंट गांधी के जो थोड़े आइडियाज थे उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं थी, तो 1919 में जब
और विशेष तौर पर 1921 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई, रॉलेट सत्याग्रह उससे पहले आया, तो फिर एनी बेसेंट ने नेशनल मूवमेंट को अलविदा कहा। ये वापस अपने उसी रिलीजियस वर्क में ही लग गई। ठीक है, तो इसके बारे में बस इतना ही हम लोग कहेंगे कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जो हिंदुइज्म के जो गूढ़ रहस्य हैं उनको जानने के लिए गठित किया गया। विदेशी लोगों ने गठित किया, अमेरिका में ये गठित हुआ, बाद में ये भारत आया, अदयार में इसका हेडक्वार्टर बना। और एनी बेसेंट इसकी एक प्रमुख महिला या प्रमुख नेता रही। एनी बेसेंट ने न केवल राष्ट्रीय आंदोलन में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई, बल्कि उन्होंने एजुकेशन के लिए, सोशल रिफॉर्म्स के लिए भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना इन्होंने की थी, एनी बेसेंट ने। सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से उस समय वो स्थापित हुआ। बाद में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से उसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू कॉलेज उसे कहा गया, बाद में वो विश्वविद्यालय बना। इसीलिए वहां संस्कृत ही आधार है, क्योंकि एनी बेसेंट चाहती थी, क्योंकि हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं वो इस संस्कृत में ही थे, तो वो ये चाहती थी कि एंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर्स का संस्कृत भाषा में, जो कि मूल भाषा है, उसी में उसका अध्ययन किया जाए। तो संस्कृत के अध्ययन के लिए और उन स्क्रिप्चर्स के अध्ययन के लिए सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया था, इसलिए उसका नाम हिंदू कॉलेज भी था। तो एनी बेसेंट का जो योगदान है वो न केवल पॉलिटिकल मामलों में है, बल्कि सोशल रिफॉर्म्स में और एजुकेशन के मामलों में भी उनका योगदान बड़ा चढ़ा था। कांग्रेस की अध्यक्षा भी रही है। तो गिरफ्तार हुई थी शायद 1916 या 1900, हाँ 1916 में ही, 1916 में ही, 1916 या 17 में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। पर उसी समय जब ये गिरफ्तार हुई थी और जेल गई, उसके बाद इन्हें अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का। शायद 1917 के कांग्रेस सेशन की अध्यक्ष थी। तो न केवल पॉलिटिकल लेवल पर इनका योगदान है, बल्कि सोशल और एजुकेशनल लेवल पर भी इनका योगदान है। तो आप इसे लिख लीजिए इन बातों को कंटिन्यूएशन में। हेडिंग डालिए थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसमें पहला पॉइंट लिखना, थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड, थियोसॉफिकल सोसाइटी was founded in यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रैकेट में न्यूयॉर्क लिख लेना, इन यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रैकेट में न्यूयॉर्क, इन 1875, इन 1875। थियोसॉफिकल समाज या थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना यूनाइटेड स्टेट्स में या संयुक्त राज्य अमेरिका में 1875 में हुई, ब्रैकेट में न्यूयॉर्क लिख लेना। मैडम ब्लावस्की, मैडम ब्लावस्की, मैडम ब्लावस्की एवं कर्नल ऑलकॉट, एवं कर्नल ऑलकॉट इसके संस्थापक थे, इसके संस्थापक थे। मैडम ब्लावस्की एंड कर्नल ऑलकॉट वाज, ब्लावस्की अंग्रेजी में होगा BLAWATSKY, शायद ये कुछ होगा। मैडम ब्लावस्की एंड कर्नल ऑलकॉट वाज इट्स फाउंडर। ठीक है, देयर बेसिक ऑब्जेक्टिव वाज, their basic objective was, basic objective was to study, to study theoism, to study theoism होगा, THEOISM, to study theoism
in Hindu religion, to study theoism in Hindu religion. इनका प्रमुख उद्देश्य इनका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म में या हिंदू धर्म के रहस्यवाद को समझना था। हिंदू धर्म के रहस्यवाद को समझना था। ठीक है, कंटिन्यूएशन में लिखना। सो दे केम टू इंडिया so they came to India in 1886 in 1886। इसलिए 1886 में वे 1886 में वे भारत आए and founded its headquarter in अदयार, ADYAR होगा, अदयार जगह है, इन अदयार, ब्रैकेट में मद्रास लिख लेना, इन अदयार। इस प्रकार वे भारत आए तथा अदयार में इसके मुख्यालय की स्थापना की। तथा अदयार में इसके मुख्यालय की स्थापना की। कंटिन्यूएशन में लिखना। In 1888, Mrs. Annie Besant became its member 1886 में श्रीमती एनी बेसेंट इसकी सदस्य बनी। श्रीमती एनी बेसेंट इसकी सदस्य बनी and they came to India, and she came to India in 1893 तथा 1893 ईस्वी में वे भारत आई। ठीक है, देखो ये आयरलैंड की थी और आयरलैंड उस समय अंग्रेजों के या इंग्लैंड के कॉलोनियल रूल का पार्ट था। वहां भी स्ट्रगल चल रहा था आयरिश लोगों का अंग्रेजों के खिलाफ। तो एनी बेसेंट के सेंटिमेंट जो थे वो इंडियंस के साथ जुड़े हुए थे उनके नेशनल मूवमेंट के मामलों में। एक तो ये आयरलैंड की थी और दूसरे इंग्लैंड में एक आंदोलन का जन्म हुआ था, फेबियन आंदोलन। आंदोलन तो ये बाद में बना, पहले फेबियनिज्म या फेबियनवाद या फेबियन विचार, फेबियनिज्म का जन्म हुआ इंग्लैंड में। इनका मानना यह था फेबियनिज्म सोशलिज्म से पहला एक विचार है जो गरीब और विशेष तौर पर मजदूरों के फेवर की बात करता था, या समाज का जो गरीब तबका था उसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जाने की बात करता था। उनका मानना यह था कि जो समाज का सबसे गरीब वर्ग है उसको सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, दे गेट मोस्ट, सरकारी सपोर्ट उसमें मिलना चाहिए। ये फेबियनवाद के विचार थे। तो ये एक आयरिश महिला भी थी और फेबियन क्लब की मेंबर थी जो आयरलैंड में भी बाद में खुला, तो उस क्लब की भी ये सदस्य थी। इसलिए ये भारत में गरीब लोगों का उद्धार भी चाहती थी क्योंकि अपने विचार वैसे ही थे। इसलिए इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स की तरफ भी काम किया क्योंकि जो सामाजिक कुरीतियां थी उनसे सबसे ज्यादा समाज का सबसे निचला तबका ही प्रभावित था। तो आप लिखिए इसमें, शी वॉज एन आयरिश लेडी, शी वॉज एन आयरिश लेडी and also a member of फेबियन क्लब या फेबियन सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड, ऐसा लिखिए।
एंड ऑल्सो ए मेंबर ऑफ फेबियन सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड। तथा वे इंग्लैंड के तथा वे इंग्लैंड के फेबियन समाज की तथा वे इंग्लैंड के फेबियन समाज की भी सदस्य थी। ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ ऑलकॉट आफ्टर द डेथ ऑफ ऑलकॉट in 1907 she became the president of the society या चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी। 1907 में ऑलकॉट की मृत्यु के पश्चात 1907 में ऑलकॉट की मृत्यु के पश्चात वे थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी। ठीक है। अगले पॉइंट से लिखना। अब ये मानते क्या थे, इनका मानना क्या था? देखो, थियोसॉफी सोसाइटी के लोग ये मानते थे पुनर्जन्म का सिद्धांत, इसमें यकीन करते थे। आत्मा के आवागमन का सिद्धांत, इसमें भी ये यकीन करते थे। और ये मानते थे कि जो आत्मा है वो इमॉर्टल है, अमर है, आत्मा मरती नहीं है। ये इनके कुछ विचार थे जो ये भारत आके इन्होंने अपने विचार बनाए। तो कंटिन्यूएशन में लिखना, दे रिकॉग्नाइज्ड द हिंदू डॉक्ट्राइन ऑफ transmigration of soul and rebirth उन्होंने हिंदू धर्म के आत्मा के आवागमन तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। दे ऑल्सो बिलीव इन मिस्टिसिज्म MYSTICISM। मिस्टिसिज्म माने रहस्यवाद, जादू टोना। अगर हम कहें तो मिस्टिसिज्म कहेंगे, शायद जादू टोने को ही कहते हैं, है ना। इसमें भी यकीन करते थे ये लोग। तो आप इसमें लिखिए, वे जादू टोने में भी विश्वास करते थे। अगले पॉइंट से लिखना, मिसेस एनी बेसेंट plays an important role not only in socio-religious reforms, but also in political movement too. एनी बेसेंट ने या एनी बेसेंट की भूमिका न केवल धर्म सुधार तक सीमित रही, बल्कि उन्होंने राजनीतिक आंदोलन में भी भाग लिया।
राजनीतिक आंदोलन में भी भाग लिया। अगले पॉइंट से लिखना, नेक्स्ट पॉइंट से, टू स्टडी द हिंदू स्क्रिप्चर्स, टू स्टडी द हिंदू स्क्रिप्चर्स, एनी बेसेंट फाउंडेड Annie Besant founded Central Hindu College, Central Hindu College at Banaras, at Banaras in 1898. In 1898, हिंदू धर्म के, हिंदू धर्म के ग्रंथों को या हिंदू धर्म के ग्रंथों का मूल रूप से अध्ययन करने के लिए, मूल रूप से अध्ययन करने के लिए एनी बेसेंट ने 1898 में, एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। लेटर, लेटर बाय द एफर्ट्स ऑफ, लेटर बाय द एफर्ट्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय, it converted into, it converted into Banaras Hindu University, it converted into Banaras Hindu University in 1916, in 1916, 1916। कालांतर में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यह, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। ठीक है, ये आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ और एक दो बातें हैं रिलेटेड, वो आप एक बार लिख लीजिए, या चलो वो सब एक ही जगह लिखवा दूंगा मैं आपको, एक ही जगह लिखवा देंगे। कुछ ऑल सोशल रिफॉर्म्स हैं, उनके बारे में मेंस वगैरह का कुछ नहीं है, केवल प्रीलिम्स का है, कुछ कुछ एक एक लाइन का होगा, तो वो एक साथ कवर अप कर लेंगे सारे को। देखो ये हिंदू हिंदू रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग आगे मुस्लिम सुधार आंदोलन को देखते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई समझने में? आगे चलें। सर ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज कहाँ पे बना, स्थापित किया था बनारस इन्होंने? में ही था, बनारस में ही था। पहले इसका नाम बीएचयू का सेंट्रल हिंदू कॉलेज था 1898 में। बाद में मदन मोहन मालवीय ने कोशिश करके इसे विश्वविद्यालय कन्वर्ट करवाया सरकार से, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसका नाम पड़ा। ठीक है जी सर। सर स्टडी ऑफ थ्योइज्म क्या होती है? थायोइज्म, इसमें ना रहस्य है। आ, अच्छा, आत्मा देखी है कभी? नो किसी सर। ने नहीं देखे होगी। भूतों की बातें सुनी है आपने, उन्हीं को आप आत्मा मान लेते हो। लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे कहानियां सुनी होंगी कि कोई योगी थे, और जैसे विवेकानंद बारे के बारे में मैंने आपको बताया कि जब वो साधना करते थे तो वो कहते थे अपने शिष्यों से कि आप मुझे छोड़ना मत, मतलब छेड़ना मत मेरे शरीर को, क्योंकि मैं ट्रांस माइग्रेट करूंगा। मैं अपनी, मतलब वो शरीर को आत्मा से, आत्मा को शरीर से अलग कर लेते थे, और बाद में ये सब जो है ये हिंदुइज्म का हिस्सा है एक्चुअली। क्योंकि हिंदुइज्म का जो मान्यताएं हैं वो सोल, ब्रह्मम, जिसे हम लोग ब्रह्म कहते हैं, और सोल का ब्रह्म से मिल जाना, सोल की अपवार्ड मोशन, ऊपर की ओर चलने वाली क्रिया,
चाहे तो आप इसे कुंडलिनी जागृति से या जागरण से समझ सकते हैं। तो हिंदुइज्म के ये सब जो हिस्से हैं, दैट इज नोन एज थायोइज्म, रहस्यवाद है ये। क्योंकि ये रहस्यवाद का मतलब यहां से ये है कि इसका कोई अ, सीधे तौर पर साइंटिफिकली तो इसे स्टडी नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे समझा जा सकता है। इट कैन बी नेरेटेड एंड ऑल्सो इट कैन बी अंडरस्टूड। तो इसी को हम लोग थायोइज्म कहते हैं, इस सब के अध्ययन को। आत्मा क्या है, कैसे माइग्रेट करती है, पुनर्जन्म कैसे होता है, रीबर्थ। क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटीज में भी रीबर्थ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, लोगों ने बहुत अध्ययन किया है। एक साइकोलॉजी की भी ब्रांच है जिसे पैरासाइकोलॉजी कहते हैं। पैरासाइकोलॉजी में ये खूब अध्ययन हुए हैं इसके। और साइकोलॉजी के एक विद्वान थे, आखिरी नाम मुझे याद आ रहा है उनका, शायद फ्लैंकल थे। आखिरी नाम उनका HV शायद फ्लैंकल है। और ये सिगमंड फ्रॉइड के समय के थे। इन्होंने खूब अध्ययन किया इसके ऊपर, पैरासाइकोलॉजी के और रीबर्थ के ऊपर, माइग्रेशन ऑफ सोल के ऊपर। एक और हैं एनी फ्रैंक, एक और राइटर थी। ये सब जूज हैं ये सब। ये भी जूज थे, एनी फ्रैंक भी जूज थे। एक एक राइटर है एनी फ्रैंक, उन्होंने भी इसके ऊपर खूब अपनी किताबें लिखी। एनी फ्रैंक ने तो, क्योंकि वो खुद ही पुनर्जन्म से आई थी, उन्होंने उसके बारे में खूब लिखा, अपनी यात्रा के बारे में। खैर जो भी है, कुल मिला के बात यह है कि थाइज्म एक वो स्टडी है जो धर्म में छुपे हुए और विशेष तौर पर हिंदू धर्म के जो रहस्य हैं, जो उसकी गूढ़ बातें हैं, उसको समझने का प्रयास करती है अध्ययन के माध्यम से। मैं आपको समझा पाया? जी सर, थैंक यू सर। चलिए सर, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी। सर जो लिख पाया आपने कि इनका पॉलिटिकल मूवमेंट में भी योगदान था, आप वो एक बार बताइए कैसे, कुछ पूछ सकते हैं। नेशनल मूवमेंट में इनका जो योगदान है ये आगे आएगा। हम लोग होम रूल मूवमेंट पढ़ेंगे पूरा इनका भी आगे, 1916-17 में। तो वो एक अलग चैप्टर होगा, है ना। वैसे मैं यहां बता देता हूं कि इन्होंने होम रूल सोसाइटी की स्थापना भी की थी। होम रूल मूवमेंट इन्होंने बनाया तिलक के साथ मिलकर। 1916 में होम रूल मूवमेंट की उन्होंने शुरुआत की। और इनकी होम रूल सोसाइटी जो थी, इसके भारत में सबसे ज्यादा सदस्य थे। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। जो आने वाली लीडरशिप थी वो होम रूल सोसाइटी की मेंबर थी, जो एनी बेसेंट की होम रूल सोसाइटी थी। महाराष्ट्र को छोड़कर, नहीं, केवल बॉम्बे को छोड़कर ये पूरे भारत में लोकेटेड थी। जबकि जो तिलक की होम रूल सोसाइटी थी वो केवल लोकेटेड थी मुंबई में ही। तो इसकी मेंबरशिप पैन पैन इंडिया मेंबरशिप थी, इसलिए नेशनल मूवमेंट में इनका बहुत अच्छा योगदान रहा। बाद में कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी बनी है ना, 1917 तक। ये सब आगे आएगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल लेवल पर भी इनका योगदान। बाद में ये फिर वापस लौट गई, क्योंकि नेशनल मूवमेंट से इनका कोई मतलब रहा नहीं आगे। गांधी के आने के बाद ये भारत से, मतलब नेशनल मूवमेंट से इन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। गांधी के आने के बाद तो कई लोगों ने विड्रॉ किया था, उनमें एक ये भी है शामिल। एक ये है, मोहम्मद अली जिन्ना है। गांधी के आने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना से भी इनकी बहुत अच्छी पड़ती थी। एक विपिन चंद्र पाल हैं। तीनों लोगों ने विड्रॉ कर लिया था एक साथ। चलिए आगे चलते हैं, ये सब आगे आएगा। सर ऐसा क्यों हुआ? अरे वही बता दूंगा। वैसे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो ये मानते थे कि गांधी के जो काम करने के तौर तरीके हैं वो ज्यादा एग्रेसिव हैं। गांधी ज्यादा आक्रामक आक्रामक हैं। एक्चुअली इनके काम करने के जो तौर तरीके थे, ये यकीन करते थे पैसिव रेसिस्टेंस में। आगे पढ़ेंगे इसको, पैसिव रेसिस्टेंस, निष्क्रिय विरोध या निष्क्रिय प्रतिरोध कहते हैं इसे। निष्क्रिय प्रतिरोध।
जबकि गांधी यकीन करते थे एक्टिव रेसिस्टेंस में। और एक्टिव रेसिस्टेंस उनका तब था जब उनको ये लगता था कि कोई चीज असत्य है। अगर उनको ये लगे कि कोई चीज असत्य है और फिर इसका विरोध किया जाना चाहिए, तो उनके जो तौर तरीके थे वो एक्टिव रेसिस्टेंस के थे, सक्रिय प्रतिरोध के तरीके थे। सक्रिय प्रतिरोध, आंदोलन करना, धरना देना, नारा लगाना, प्रभात फेरी निकालना, है ना, ये सब, हड़ताल कर देना, बाद में हड़ताल का आह्वान कर देना, लोगों से काम के लिए मना कर देना, लोगों से कर अदा करने के लिए मना कर देना, दैट वाज एक्टिव रेसिस्टेंस। इनका निष्क्रिय था। ये क्या करते थे? पंपलेट छापते थे, पिटीशन भेजते थे, प्रेयर करते थे, बस इतने से ही सीमित थे। तो चूंकि तौर तरीके अलग थे इनके काम करने के, इनको लगता था जो अ, बाल गंगाधर तिलक हैं, या खैर बाल गंगाधर तिलक की तो डेथ हो गई थी गांधी जब आए उसी समय। ऐसे युग आंदोलन से एक दिन पहले ही उनकी डेथ हो गई, जब शुरू हो रहा था 1 अगस्त को शायद उनकी डेथ हो गई थी। तो बिपिन चंद्र पाल और ये सब लोग, मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह, ये मानते थे कि ये तौर तरीके गलत हैं, ये नहीं होने चाहिए। अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ इतना सक्रिय नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्या करेगा, ये सरकार को डीएस्टेबलाइज करने का काम करेगा, और ऐसे में एनार्की आ सकती है देश में, अराजकता फैल सकती है। इसीलिए गांधी को वो अराजकतावादी के रूप में देखते थे, एनार्किस्ट के रूप में देखते थे, इसीलिए वो नेशनल मूवमेंट से अलग हो गए थे जब गांधी आ गए थे। ठीक है ना? जी सर। चलो नेक्स्ट लिखो, मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन, मॉमडन रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, देखो, मुस्लिमों में धर्म सुधार लेट हुआ, देरी से आया। और कारण उसका देरी से आने का यह था कि 1857 में जो नेतृत्व था, 18, देखो, मुस्लिम एलीट क्लास थी भारत की। मुस्लिम लोग एलीट क्लास में थे इंडिया में, सबसे सभ्य भी माने जाते थे, मोस्ट सिविलाइज्ड पर्सन्स थे वो। इसीलिए सिविलाइजेशन और पर्शियन कल्चर, फारसी संस्कृति, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थी। अब मुस्लिम एलीट क्लास भी थे, सभ्य भी थे, समाज के सबसे ऊपरी वर्ग में भी वही थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद ये स्थिति बदल गई, क्योंकि वो एलीट क्लास थी और अंग्रेजों ने उन्हीं के खिलाफ युद्ध लड़ा। देखो, मुगल सम्राट भारत के, भले ही उनके पास शक्ति नहीं थी, लेकिन सिंबॉलिक रूलर वो हमेशा रहे, रिलीजियस फिगर भी रहे लोगों के लिए। इसीलिए 1857 में जब यहां से, मेरठ से लोग दिल्ली पहुंचे, तो उन्होंने मुगल सम्राट को अपना बादशाह घोषित किया, पूरे भारत का बादशाह घोषित किया। अंग्रेजों ने अगर भारत की सत्ता किसी से ली तो दैट वाज फ्रॉम मुगल्स, मुगल से उन्होंने अचीव की। इसलिए अंग्रेज हमेशा शुरुआत से अपने शुरुआती दौर में मुस्लिम्स के विरोध में थे, उनको वो सपोर्ट नहीं करते थे, उनसे वो दूर रहने का प्रयास करते थे। इसलिए जब एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजों ने यहाँ भारत में बनाया, या एजुकेशन वगैरह वहां बनाई, तो उन्होंने एक्टिवली मुस्लिम्स को उसमें इंक्लूड नहीं किया। हिंदू उसमें शुरू से ही जुड़ गए, क्योंकि समाज के निचले तबके से थे, और जब उन्हें एक नया ऑल्टरनेटिव दिखाई दिया काम करने का या कुछ आगे बढ़ने का, तो वो हिस्सा बने उसका। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट एक चेंज आता है, एक ट्विस्ट आता है इसमें 1857 का। 1857 हुआ, 1857 में ये माना गया कि अंग्रेजों ने ये माना कि मुस्लिमों ने षड्यंत्र किया, हिंदुओं को अपने साथ मिलाया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया।
इसलिए दूरी जो थी वो और बढ़ गई मुस्लिम्स और अंग्रेजों के बीच की। अब मुस्लिम्स भी जो आधुनिक शिक्षा थी उससे दूर रहे, जो मॉडर्न एजुकेशन अंग्रेज इंडिया में इंट्रोड्यूस कर रहे थे, या जो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे थे अंग्रेज भारत में, उससे मुस्लिमों ने दूरी बनाए रखी। तो रिफॉर्म्स जो थे वो वहां पर शुरू नहीं हो पाए, क्योंकि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, वेस्टर्न वैल्यूज है, वेस्टर्न कल्चर है, वो उसको मुस्लिम्स एम्बाइब नहीं कर पाए। लेकिन 1863 में, सबसे पहले 1863 में, एक कलकत्ता के नवाब थे, नवाब अब्दुल लतीफ। उन्होंने मॉमडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। मॉमडन लिटरेरी सोसाइटी स्थापित हुई नवाब अब्दुल लतीफ के द्वारा 1863 में। इन्होंने, लिटरेरी सोसाइटी माने साहित्यिक समाज, अब इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो रिलीजियस इश्यूज हैं मुस्लिम्स में, सोशल इश्यूज हैं और पॉलिटिकल इश्यूज भी, इनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। वेस्टर्न एजुकेशन को इन्होंने अपनाने की भी बात की, क्योंकि मुस्लिम अभी तक वेस्टर्न एजुकेशन से बिल्कुल अलग रहे थे। उनका वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाने का कोई मतलब नहीं था। आधुनिक शिक्षा से वो बिल्कुल पश्चिमी शिक्षा से वो दूर रहे। पहली बार अब्दुल लतीफ ने ये कहा कि आधुनिक शिक्षा को मुस्लिम्स को भी अपनाना चाहिए। आगे इसी क्रम में जब राष्ट्रीय आंदोलन थोड़ा सा आगे बढ़ा और जब कांग्रेस ने पॉलिटिकल डिमांड शुरू कर दी, संगठन बनने लगे, तो फिर सर सैयद अहमद खान को सपोर्ट करना शुरू किया अंग्रेजों ने। सर सैयद अहमद खान बाद में एक सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर हुए मुस्लिम सोसाइटी के। उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन की बात की, मुस्लिम धर्म में जो बुराइयां थी उनको दूर करने की बात की, जैसे पॉलीगैमी उसमें भी थी, पर्दा प्रथा उनमें भी था, उसको भी उन्होंने दूर करने की बात की, आधुनिक शिक्षा की बात की। धर्म को उन्होंने तर्क पर रखने की बात की। उन्होंने कहा मुस्लिम्स को जो रिलीजन है उसे केवल इस आधार पर नहीं कि क्या कौन क्या कह रहा है, इस आधार पर नहीं, बल्कि इस आधार पर तय करना चाहिए कि वास्तव में उसका मतलब क्या है, क्या वो तर्कपूर्ण है या नहीं। तो उन्होंने एक ही स्क्रिप्चर को, एक ही मुस्लिम स्क्रिप्चर को सही माना, दैट वाज कुरान पाक। बाकी को उन्होंने सबको खारिज किया। उन्होंने कहा कि ये बाकी जो है ये सब वर्ल्डली हैं, सांसारिक हैं, इसलिए इनको एग्जीक्यूट करना है या इनके रास्ते पर चलना है तो फिर आप तर्क को इसमें शामिल करें, रीजन को इसमें शामिल करें। और उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना की। बाद में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में भी बना। ये सबके लिए खुला हुआ था। इसका आधार था वेस्टर्न एजुकेशन। अपने शुरुआती दौर में ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे सर सैयद अहमद खान, लेकिन बाद में जब अंग्रेजों ने इनको टैप किया तो फिर ये हिंदू डोमिनेशन की बात करने लगे। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुल रही थी तो फिर उस समय लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक यहाँ पे गवर्नर जनरल थे इंडिया में, बल्कि वायसराय होंगे। तो उन्होंने स्पेशल चंदा दिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खोले जाने को लेकर, अपनी जेब से चंदा दिया। इसलिए नहीं कि वो उसको बनाना चाहते थे, इसलिए क्योंकि अलीगढ़ आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट के खिलाफ जा रहा था। मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट माने कांग्रेस के विरोध में था, कांग्रेस के विरोध में वो शुरू हुआ था। और एक जो सबसे पहले इनके प्रिंसिपल थे थियोडोर बैक, तो वो भी वैसे तो वो एक रिफॉर्मिस्ट थे लेकिन कांग्रेस के खिलाफ थे, वो पहले प्रिंसिपल बनाए गए। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बनी बाद में, वो कांग्रेस के अगेंस्ट में सरकार के द्वारा ही उसे बनाया गया। खैर इनके कई सारे स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहे, रिफॉर्मिस्ट भी रहे और लिबरल भी रहे आगे, जैसे शिबली नुमानी, उसमें मौलाना शिबली नुमानी एक इंपॉर्टेंट फिगर हैं। और अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू के फेमस पोइट हैं, वो इन्हीं के शिष्य थे, अलीगढ़ स्कूल के ही एक मेंबर रहे। तो अलीगढ़ स्कूल या सर सैयद अहमद खान का जो आंदोलन था मुस्लिम रिफॉर्म्स का, वो रीजन वेस्टर्न एजुकेशन
और इस्लाम को रिफॉर्म करने की से प्रेरित था। और किस आधार पर प्रेरित उन्हें इस्लाम को रिफॉर्म करना था? तो तर्क के आधार पर, रीजन के आधार पर, वेस्टर्न एजुकेशन के आधार पर, पश्चिमी मूल्यों के आधार पर। बाद में इसी की प्रतिक्रिया हुई। कुछ लोगों ने, जैसे जिसमें क्या नाम था उनका, गंगोही और ननौतवी, पूरा नाम उनका भी मुझे याद नहीं आ रहा, जिन्होंने देवबंद आंदोलन की स्थापना की, उनको लगा कि ये बिल्कुल अगेंस्ट में है रशीद इस्लाम अहमद के। कासर, हैं? रशीद रशीद राशिद अहमद अहमद। गंगोही, हाँ, राशिद अहमद गंगोही। और एक और थे जिनके आगे ननौतवी है, ननौता के थे वो। तो इन दोनों ने मिलके शुरू किया देवबंद आंदोलन, देवबंद मूवमेंट, जो कि अलीगढ़ मूवमेंट के बिल्कुल विरोध में था, उनके अगेंस्ट में था, क्योंकि वो खारिज करता था वेस्टर्न एजुकेशन को पूरी तरीके से। ठीक है। और अ, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसी से बिलोंग करते थे। मोहम्मद कासिम ननौतवी उनका नाम था, मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही। ये दो लोगों ने देवबंद मूवमेंट शुरू किया, इसके विरोध में शुरू किया, के विरोध में शुरू किया। और मौलाना आजाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, वो और नेशनल मूवमेंट की एक इंपॉर्टेंट फिगर थे, वो देवबंद आंदोलन से ही संबंधित थे। ठीक है, लिख लें इसे। हाँ जी, लिख लें इसे। हाँ लिख ले सर। लिखो। नेक्स्ट पॉइंट से लिखना, मतलब पहले पॉइंट से ही लिखना। द रिफॉर्म्स द रिफॉर्म्स इन द रिफॉर्म्स इन इस्लामिक सोसाइटी इन इंडिया, मॉडर्न सोसाइटी लिखिए। द रिफॉर्म्स इन मॉडर्न सोसाइटी इन इंडिया केम लेटर केम लेटर। मुस्लिम समाज में सुधार मुस्लिम समाज में सुधार भारत में बाद में आए, भारत में बाद में आए। एंड द बेसिक रीजन वाज एंड द बेसिक रीजन वाज द अपर कास्ट द अपर क्लास ऑफ मुस्लिम्स the upper class of Muslims avoid avoid Western values, Western culture, and Western education too, and Western education too। क्योंकि 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 मुस्लिमों की मुस्लिमों के ऊपरी वर्ग ने क्योंकि मुस्लिमों के ऊपरी वर्ग ने पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी मूल्य पश्चिमी मूल्य तथा पश्चिमी संस्कृति को अस्वीकृत कर दिया था, अस्वीकृत कर दिया था। अगले पॉइंट से लिखना। एंड ऑल्सो ब्रिटिशर्स कंसीडर्ड Britishers considered Muslims as main rival for their rule तथा इसी के साथ अंग्रेज मुसलमानों को अपना सबसे बड़ा
अपना सबसे बड़ा प्रतिरोधी भी मानते थे या विरोधी भी मानते थे। ठीक है, अब अगले पॉइंट से लिखना। अच्छा, अगले पॉइंट से क्या, एक सेंटेंस इसमें और जोड़ लीजिए। सो सो ब्रिटिशर्स मेंटेन ब्रिटिशर्स मेंटेन a distance with elite class of Muslims in India। इसलिए अंग्रेजों ने भारत में मुस्लिमों के संभ्रांत वर्ग से दूरी बनाए रखी। ठीक है, अब अगले पॉइंट से लिखना। बट इन 1863 अब्दुल लतीफ नवाब ऑफ कैलकटा फाउंडेड मॉमडन लिटरेरी सोसाइटी। नवाब ऑफ कैलकटा फाउंडेड मॉमडन लिटरेरी सोसाइटी। परंतु 1863 ईस्वी में कलकत्ता के नवाब अब्दुल लतीफ ने मॉमडन लिटरेरी समाज की स्थापना की। मॉमडन लिटरेरी समाज की स्थापना 1863 में की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? मुस्लिम्स में रिलीजियस सवालों के ऊपर चर्चा करना, सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर चर्चा करना, एजुकेशन की तरफ, वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ लोगों को प्रेरित करना कि वेस्टर्न एजुकेशन को भी आप सीखिए, क्योंकि अब सिस्टम वही था, अंग्रेजों का ही बनना था। अंग्रेजी एक माध्यम के रूप में था, तो सरकारी नौकरी तभी मिल सकती थी जब आपको अंग्रेजी आती हो, तो इसलिए उस तरफ जाने की ओर प्रेरित किया। तो अगले पॉइंट में लिखिए, कंटिन्यूएशन में लिखना, दिस सोसाइटी प्रमोटेड religious social and political questions of Muslim society इस समाज ने मुस्लिम समाज के सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक मुद्दों पर विचार किया। They also promoted they also support Western education of Muslim society. उन्होंने मुस्लिम समाज में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार की भी बात की। मुस्लिम समाज में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार की भी बात की। ठीक है, बट द रियल चेंज इन social reforms
of Muslims came with Aligarh movement, came with the Aligarh movement and Sir Syed Ahmad Khan, and सर सैयद अहमद खान, परंतु मुस्लिम सुधार आंदोलन में सबसे बड़ा परिवर्तन अलीगढ़ आंदोलन एवं सर सैयद अहमद खान के द्वारा प्रस्तुत होता है। सर सैयद अहमद खान के द्वारा प्रस्तुत होता है। ठीक है, अब इसमें आप हेडिंग लिख लीजिए, अलीगढ़ मूवमेंट एंड सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ आंदोलन एंड सर सैयद अहमद खान। ठीक है, यहां तक रखते हैं। कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। यहां तक समझ में आ गया सबको? यस सर, आ गया। चलिए यहां तक रखते हैं, फिर पानी वानी पी लीजिए, 5 मिनट में मिलते हैं। ओके।